Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting with another topic of GIT pathology, that is stomach. आपको पता है स्टमक की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है. स्टमक जो है इसोफेगस के बाद आता है एंड देन कम्स डूडेनम आफ्टर इट. ठीक है. अब स्टमक के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. सबसे ऊपर कार्डिक रीजन होता है, देन फंडस, देन बॉडी, देन पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरस. उसके बाद डूडेनम स्टार्ट हो जाती है. डूडेनम के भी 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हर एरिया जो है उसके अंदर अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि किस तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, ताकि हमें वहाँ पे पता चले कि वहाँ पे फंक्शनिंग क्या हो रही है, वहाँ पे बेसिक हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड जस्ट अ लिटिल बिट ईजिली. तो कार्डिक रीजन जो होता है वहाँ पे मेनली सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं म्यूकिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिनको हम फोवियोलर सेल्स कहते हैं. इफ़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास फोवियोलर सेल्स हैं ये. अच्छा, जनरल आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स भी पता है. सबसे ऊपर हमारे पास क्या होता है, म्यूकोजा होता है. म्यूकोजा के बाद क्या होता है, सब म्यूकोजा होता है. सब म्यूकोजा के बाद क्या आता है जी, सब म्यूकोजा के बाद हमारे पास आते हैं मस्कुलरिस, और उसके बाद हमारे पास आता है सीरोजा. ठीक है. यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है वो क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं. यह एपिथेलियम है. ठीक है. अच्छा, एपिथेलियम के बाद ये अंदर है लैमिना प्रोप्रिया, और यहाँ पे अभी स्मूथ मसल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं. बाकी एरियाज़ में होते हैं वहाँ पे स्मूथ मसल्स. ये जो इसको हम इन स्मूथ मसल्स को हम कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजी. ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ना, ये बेसिकली बनाती हैं हमारे पास म्यूकोज़ा. म्यूकोज़ा के नीचे आता है सब म्यूकोज़ा, और सब म्यूकोज़ा के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं. उसके नीचे मस्कुलरिस आती है जो कि वॉल के स्मूथ मसल्स होते हैं, ये कलम वो स्मूथ मसल्स होते हैं. ठीक है. और उसके बाद सिरोजा या एडवेंटिशिया आता है जो कि बाहर वाली सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. ठीक है. तो बताने का मकसद यह है कि कार्डिक रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा फोवियोलर सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. फंडस और बॉडी के अंदर जो होते हैं ना, चीफ एंड पैराइटल सेल्स होते हैं. ठीक है. ये पैराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स आर प्रेजेंट है. अब बेसिकली इनका क्या काम होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. और पाइलोरिक रीजन के अंदर भी फोवियोलर सेल्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं. यहाँ पे हम देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास है जी कार्डिक रीजन. कार्डिक रीजन के अंदर म्यूकस सिक्रीटिंग फोवियोलर सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, म्यूकस लेयर बनाना. अच्छा, एक और बात समझनी ज़रूरी है. यहाँ पे जो एपिथेलियम हो गया आपको इस तरह नज़र आएगी सपोजिंगली. ठीक है. ये एपिथेलियम है. तो एपिथेलियम के बाहर ऊपर इस तरह करके लेयर होगी म्यूकस की. ठीक है. क्योंकि अंदर ये वाला सारा ल्यूमेन है जो एसिडिक से सिक्रीशन से भरा हुआ है, तो ये जो है ये कवर कर रही होगी बेसिकली म्यूकस की लेयर इसको. ठीक है. ओके. अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है, फंडस के अंदर पैराइटल एंड चीफ सेल्स होते हैं. पैराइटल एंड चीफ सेल्स का काम क्या होता है, पैराइटल सेल्स होते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं. अब आपको पता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है. इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कराना जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. चीफ सेल्स हैं. चीफ सेल्स का क्या काम है, पेप्सिनोजन रिलीज करना. अब पेप्सिनोजन जो होता है वो जब एसिडिक इन्वायरमेंट में आता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड्स. अच्छा, देन बॉडी के अंदर भी सेम यही 2 सेल्स होते हैं. अच्छा, एक और बात याद रखनी है, पैराइटल सेल्स को हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं. ऑक्जेंटिक म्यूकोजा वर्ड यूज़ होगा बार बार पैथोलॉजी में आके. चीफ सेल्स को हम जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं. ठीक है. उसके बाद एंट्रम. एंट्रम वाले एरिया में कौन से होते हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं जिनका काम होता है म्यूकस प्रोड्यूस करना. और एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं. अब ये ना आपको ज़रूरी याद रखना है. एंट्रम के अंदर ना जी सेल्स होते हैं. अब जी सेल्स का काम क्या होता है, जी सेल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन को, और गैस्ट्रिन इन टर्न क्या करता है कि वो पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एसिड सिक्रीट करें. ठीक है. तो एक फीडबैक मैकेनिज्म है, अगर मैं यहाँ पे कुछ बना सकूँ, कि ये हैं पैराइटल सेल्स, ये हैं जी सेल्स. सपोजिंगली जी सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट हुए, जी सेल्स ने स्क्रीट करना है गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन जाएगा और जाके पैराइटल सेल्स को कहेगा कि वो स्क्रीट करे एसिड. ठीक है. अब ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि एसिड अगर ज़्यादा स्क्रीट हो रहा होगा तो वो फिर जी सेल्स की इनहिबिशन कर देगा एंड वाइस वर्सा. ठीक है. तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई. जो अब हमारी मेन पैथोलॉजी है वो आपसे स्टार्ट होने लगी है, एंड दैट इज़ फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस.
सबसे पहले हमारे पास है जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गैस्ट्राइटिस का। वर्ड गैस्ट्राइटिस में आइटिस आता है एंड पे, एंड आइटिस जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस दो तरह की हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं स्टमक की म्यूकोजा की। एक्यूट गैस्ट्राइटिस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज़ अ ट्रांजिएंट म्यूकोजल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ऑफ स्टमक, ठीक है। ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है म्यूकोजा का। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रोपैथी दो डिफरेंट टर्म्स हैं। गैस्ट्रोपैथी हम तब कहते हैं जब हमारे पास न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट ना हो, जब हम माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देख रहे हों, और गैस्ट्रोपैथी हम तब कहेंगे जब इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट ना हो या बहुत रेयर हों, और न्यूट्रोफिल्स अगर प्रेजेंट है और एक्टिव इन्फ्लेमेशन है तो दैट इज़ गैस्ट्राइटिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस, अच्छा गैस्ट्रोपैथीज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, आई विल डिस्कस इन डिटेल। एंड जो गैस्ट्रोपैथीज होती हैं ना वो आगे जाके फिर गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो सकती हैं एंड इनटू कार्सिनोमाज एंड अदर थिंग्स, वो हम डिस्कस करते हैं। अब पैथोजेनेसिस क्या है, गैस्ट्राइटिस होगी कब? अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है हमारे स्टमक के अंदर कि वो स्टमक जो है वो बहुत हाईली एसिडिक कंटेंट होल्ड करके बैठा हुआ है, लेकिन उसकी अपनी वॉल्स जो हैं वो प्रोटीन से बनी हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं। अब डिफेंस मैकेनिज़म्स क्या हैं कि सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है बाय द फोवियोलर सेल्स, ठीक है, जो कि एक लेप लगा देता है, कवरिंग बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसकी वजह से स्टमक की सेल्स डैमेज नहीं होते। देन जो सरफेस एपिथीलियम है, अब ये जो सरफेस एपिथीलियम है ये और क्या रिलीज़ करती है, ये रिलीज़ करती है बाइकार्बोनेट आइंस। अब बाइकार्बोनेट आइंस आपको पता है क्या है, एक बेस है जो कि क्या करेगी, एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर देगी। क्योंकि तो यहाँ पे क्या होगा, एपिथीलियम के आसपास ये सेल्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है यहाँ पे क्या हुआ होगा, न्यूट्रलाइज कर देगी ये एसिडिक इन्वायरमेंट को। देन यहाँ पे हाई ब्लड सप्लाई होती है। अब हाई ब्लड सप्लाई होगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई अपने साथ लाएगी बाइकार्बोनेट आइंस, जो कि एसिडिक को इन्वायरमेंट को इस एरिया में जहाँ जहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी वहाँ पे नलीफाई कर देगा, ठीक है। और सेकेंडली जो भी रिमेनिंग एसिडिक कंटेंट अगर यहाँ तक सीप आउट कर भी रहा है तो उसको वो क्या कर देगा, पिकअप कर लेगा, ठीक है। तो हाई ब्लड सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंसिव मैकेनिज्म। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि अब एक तो है डिफेंस मैकेनिज्म, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ऑब्वियसली डिफेंस मैकेनिज्म को ब्रीच करती हैं। अब जैसे कि एनएसएड्स हैं, हमने फार्मा में पढ़ा हुआ है कि एनएसएड्स जो होते हैं वो क्या हाईली टॉक्सिक होते हैं स्टमक के लिए। वो जीआईटी, अपर जीआईटी की इरोजन करते हैं, ब्लीडिंग करवाते हैं, हम टॉक्सिक इफेक्ट्स में पढ़ा पढ़ते थे। उसकी रीज़न क्या है, इनके मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ही ये बात है कि ये क्या करते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट करते हैं। और आपको पता है कि साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे क्या कर रहा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, वेल प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी क्या है, बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब स्टिमुलेट होते हैं E2 तो वो क्या करते हैं, वो म्यूकस की सिक्रीशंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अब साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जब बंद हुआ तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी नहीं बनेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली वो स्टिमुलेट नहीं करेंगे म्यूकस प्रोडक्शन को। तो जब म्यूकस प्रोडक्शन बंद हो जाएगी तो ईजीली सेल्स जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एच पाइलोराई, जो कि सबसे बड़ा कॉज है। आपको पता है एच पाइलोराई जो है वो क्या करता है, वो यूरिएज पॉजिटिव है। हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, माइक्रो में पढ़ा हुआ है कि यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो होता है जो कि बेसिकली क्या कर रहा होता है, यूरिया को कन्वर्ट कर रहा होता है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब अमोनिया जो होता है ना, ये क्या करता है, एपिथेलियल बैरियर जो मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियम होती है वो बाइकार्बोनेट आयन बना रही होती है एंड एवरीथिंग एल्स। तो एपिथेलियल बैरियर का मतलब ये है कि इनके जो सेलुलर जंक्शंस होते हैं इनको वीक कर देता है। जब ये वीक होंगे तो ऑब्वियसली एपिथेलियम डैमेज होगी और इसके अंदर से अल्सर्स बनना ईजी हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली एपिथेलियम का काम होता है बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन करना, तो वो भी ऑब्वियसली जब डैमेज हो जाएंगी तो कम हो जाएगी। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। देन ऑक्सीजन डिलीवरी, ब्लड सप्लाई कम हो जाए, ये ऑब्वियसली सारे हैं जो डैमेज करते हैं, ब्रीच करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स को। स्वेयर बर्न्स जैसे कि कर्लिंग अल्सर्स हम इनको कहते हैं। जब हाइपोवोलीमिया होगा तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम होगी तो बाइकार्बोनेट आयन नहीं आएंगे, साथ में जो एक्स्ट्रा एसिड है वो पिकअप नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे डैमेज होगा। कीमोथेरेपी ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम को वीक कर देगी, एपिथेलियम बैरियर को वीक कर देगी। इसी तरह हमारे पास इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जब हेड इंजरीज होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास वेगल स्टिमुलेशन होती है। अब वेगल स्टिमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, वेगस
जो वेगल स्टिमुलेशन होगी वो क्या करेगी, हमारे पास पैराइटल सेल्स को आके स्टिमुलेट करेगी, और पैराइटल सेल्स इन टर्न क्या करेंगे, एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। और एसिड प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली एक रेशो होती है, बैलेंस होता है एसिडिक एंड डिफेंस मैकेनिज्म के दरमियान, तो वो ब्रीच हो जाएगा, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। शॉक है, इसी तरह शॉक में भी यही हो रहा होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई होती है, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम होती है, एंड दैट्स वाई इसी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है पूरी बॉडी के अंदर। तो जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो स्टमक को भी ब्लड कम मिलेगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा और सेलुलर डेथ होने शुरू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली डिफेंस मैकेनिज्म जो होंगे वो कहाँ से पूरे होंगे। तो गैस्ट्राइटिस की, एक्यूट गैस्ट्राइटिस की बेसिक पैथोलॉजी ये है कि जो बैलेंस है बिटवीन डिफेंस मैकेनिज्म्स जो कि मैंने सारे एक्सप्लेन किए वर्सेस जो ब्रीचिंग या डैमेजिंग फैक्टर्स हैं जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किए, उन दोनों के दरमियान बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्टमक लाइनिंग है या स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग है वहाँ पे क्या होती है, वूंड्स बनते हैं, या सिंपल वर्ड्स में कहें ज़ख़म बनते हैं, वहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन होती है, एंड दैट इज टर्म्स एज एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अब इसकी अगर मॉर्फोलॉजी देखें, मॉर्फोलॉजी में क्या होगा कि म्यूकोज़ा के अंदर ही, सिर्फ म्यूकोज़ा के अंदर ही, म्यूकोज़ा में आपको बताया था क्या क्या चीज़ें आती हैं, एपिथेलियम आती है, लैमिना प्रोप्रिया आता है और मस्कुलरस म्यूकोजी आती है। यहाँ पे सिर्फ लीजन्स होंगे, ठीक है। और जो हमारे पास लैमिना प्रोप्रिया है इसके अंदर बहुत सारा ब्लड भी इकट्ठा हुआ हमें एडिमेटस नज़र आएगा ये, ठीक है, ये ग्रॉस अपीयरेंस पे आएगा। और अगर हम इसकी वैसे देखें माइक्रोस्कोपी, उसमें क्या नज़र आएगा, एपिथेलियम इंटैक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस है और माइल्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अभी माइल्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। फोवियोलर सेल्स हाइपरप्लेजिया होता है। अब ये आप कहेंगे कि फोवियोलर सेल्स हाइपरप्लेजिया क्यों हो रहा है, एक तरफ तो एसिडिटी और ये हाइपरप्लेजिया अगर फोवियोलर सेल्स का है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बॉडी का क्या होता है, एक्यूट कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। एक चीज़ कम हो रही हो तो वो उसको प्रोटेक्टिव करने के लिए दूसरी चीज़ को बढ़ाया जाता है। तो एसिड प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो वो स्टिमुलेट करेगी, ऑब्वियसली फोवियोलर सेल्स जो होंगे वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे किसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकें स्टमक लाइनिंग को। वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे म्यूकस की। तो जब उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो स्टिमुलेशन आ रही है तो लाजमी सी बात है उनकी सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होगा, तो हाइपरप्लेजिया होगा फोवियोलर सेल्स का। और वो कॉर्क स्क्रू प्रोफाइल या कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस देते हैं। अब कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस कैसे होगी, आपको पता है कि जो अगर आपने बोतल ओपनर्स देखे हों, ठीक है, ये वाले बोतल ओपनर्स जो हमारे मुल्क में मिलते हैं, जो शराब खानों में बोतल ओपनर्स होते हैं, उनकी कुछ इस तरह से कॉर्क स्क्रू होती है, वो इसको अंदर डालते हैं और इसको घुमाते हैं ताकि वो बोतल जो होती है वो ओपन हो जाए। तो इसकी अपीयरेंस भी कुछ इस तरह नज़र आती है। ये फोवियोलर सेल्स जो होते हैं ना, इस तरह इनका हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। आगे एक आध पिक्चर आएगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी, इन्फ्लेमेशन है तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन में क्या होगा। इन्फ्लेमेशन में हमें नज़र आएंगे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स वगैरह वगैरह। स्वेयर गैस्ट्राइटिस होगी तो स्वेयर म्यूकोजल डैमेज होगा। अब म्यूकोजल डैमेज से मुराद है कि ये म्यूकोजा की जो लेयर्स हैं ये डैमेज हो जाएंगी। एरोजन्स एंड हेमरेज, ठीक है, इसको हम एक और टर्म नाम देते हैं एक्यूट एरोसिव हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। डेंस इन्फिल्ट्रेशन होगी न्यूट्रोफिल्स की, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सुडेट होगा, ठीक है। एक्सुडेट का आपको पता है क्या होता है, एक्सुडेट होता है हाई प्रोटीन रिच फ्लूइड जो कि लीक हो रहा होता है। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस बेसिकली क्या है, इम्बैलेंस है बिटवीन म्यूकोजल डिफेंस सिस्टम्स एंड जो कि डैमेजिंग फैक्टर्स हैं उनके दरमियान। मॉर्फोलॉजी में सिंपल ये है कि सुपरफिशियल म्यूकोजल लेजन्स होंगे, माइल्ड फॉर्म में वहाँ पे क्या होगा कि हाइपरप्लेजिया होगा, फोवियोलर सेल्स का वो कोशिश कर रहे होंगे कंपनसेट करने की, लेकिन एडिमेटस होगी, वहाँ पे बहुत सारा ब्लड वगैरह इकट्ठा हुआ होगा, कंजेशन हुई होगी। स्वेयर के अंदर क्या हुआ होगा, म्यूकोजल सेल लाइनिंग डैमेज हो जाएगी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, डेंस इन्फिल्ट्रेशन होगी न्यूट्रोफिल्स की। और साथ में और क्या चीज़ नज़र आएगी वहाँ पे हमारे पास, कि जो म्यूकोजा होगा वो पुरुलेंट होगा, वहाँ पे पस एक्सुडेट भी प्रेजेंट होगा। सही है, होपफुली आपको समझ आई हो।